नमस्कार, गुड इवनिंग। एक तो बाहर वैसे भी थोड़ी बहुत ठंडी है और अंदर ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो आवाज़ जो है बड़ी ठंडी ठंडी आ रही है। मैं एक बार फिर से चाहूँगा कि भले हमारा नंबर थोड़ा सा कम है लेकिन ऑडिटोरियम पूरा हिल जाए। नमस्कार, धन्यवाद। नया साल शुरू होने वाला है और नए साल के शुरुआत के साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होने वाली हैं। बहुत सारे हमने तैयारियां कर रखी होंगी कि नए साल का हम स्वागत किस तरह से करें, नए साल को हम वेलकम कैसे करें। इसके ऊपर बहुत सारा हमने वर्कआउट किया होगा, उसको सेलिब्रेट कैसे किया जाए इसके ऊपर बहुत सारा काम किया होगा। लेकिन आज हम जो इकट्ठे हुए हैं जानने के लिए कि नए साल में हम और क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे नया साल और बेहतर हो और एक हमको सफलता की ऊंचाई तक ले जा सके, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकें। हमारी कोशिश रहेगी अगले कुछ मिनट्स के अंदर कि आप किस तरह से अपने करियर को प्लान करें, अपने करियर को प्लान करके कैसे उसको रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करें, रेजोल्यूशन को किस तरह से कन्विक्शन में कन्वर्ट करें, और कन्विक्शन को किस तरह से आप अपने जीवन में एक रेवोल्यूशन की तरह लेकर के आएँ। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे विश्वास को हिलने नहीं देंगे। नए साल में आप ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अलग अलग तरह के रेजोल्यूशन बना लिया। एक क्वेश्चन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। यस, आप ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नए रेजोल्यूशंस लिए हैं कि हाँ, नए साल में वो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं जा कर के एंड अपने करियर को एक नए डायरेक्शन, नए आयाम में लेकर के जाऊंगा। जस्ट रेज योर हैंड अगर आपके पास कुछ नए रेजोल्यूशंस आपने आइडेंटिफाई करे हैं तो। नो वन। अपने एक नॉर्मल पिकनिक पे जाते हैं तो कम से कम हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले से प्लानिंग शुरू कर देते हैं, राइट, कि हम कहाँ पे जाएंगे, वहाँ जाने के बाद क्या क्या करेंगे, क्या पहन के जाएंगे, कैमरा ले जाएंगे, क्या नाश्ता ले जाएंगे, नंबर ऑफ थिंग्स वी डू प्लान। दुर्भाग्य ये है कि जब करियर की बात आती है तो हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कम करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर पेनफुल कोई चीज़ होती है तो वो है मानसिक पीड़ा। जितना ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं उतना ज़्यादा आपको मानसिक पीड़ा उठानी पड़ती है और इतना पेनफुल होता है कभी कभी कि अपने को समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली मैं ले क्यों रहा हूँ, और अधिकतर टाइम इसको अवॉइड करते हैं। मैं चाहूँगा कि इस पेन को हम एक्सेप्ट करें और करियर प्लानिंग के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करें। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 2 श्लोक नंबर 41 भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा व्यक्ति जो बोर्ड की फाइनल एग्जाम 12-13 साल के वनवास के बाद महाभारत के युद्ध के लिए तैयार है, एंड भगवान श्री कृष्ण उसको मोटिवेट करते हैं कि भाई एग्जाम से भागो मत, एग्जाम अपने को लड़नी है। एंड एक बहुत प्यारा श्लोक है, व्यवसात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदना बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक परिपक्व व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहता है, जो सही में कुछ सक्सेस पाना चाहता है, वो अपने एक डिसीजन पे हमेशा कायम रहता है। अर्जुन, तुमने एक आंख मछली की भेदी थी, तुमने एक चिड़िया को भेदा था क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य एक था। जो व्यक्ति दिमाग से अस्थिर होता है, जो व्यक्ति दिमाग से अपरिपक्व होता है, जो व्यक्ति सही तौर पे बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होता है, वो बहुत सारे ऑप्शंस को लेकर के जीवन में चलता है। और जो व्यक्ति जीवन में कुछ अचीव करना चाहता है वो एक जिद पाता है और एक जिद को लेकर के चलता है। सरदार भगत सिंह 18-19 साल के रहे होंगे जब उनकी शादी तय हो रही थी, एंड कानपुर वो एक चिट्ठी लिख करके और घर से निकल जाते हैं यह कह के कि यह शरीर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं पूरे राष्ट्र को समर्पित है। एक जिद होती है। एक दशरथ मांझी का नाम आपने रिसेंटली सुना होगा कि उनकी पत्नी की डेथ हो गई क्योंकि 55 किलोमीटर लंबा पहाड़ वो उनको क्रॉस करके अपनी पत्नी को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए, और जिसके नाते उनकी पत्नी की डेथ हो गई। व्यक्ति ने 30-35 साल लगातार एक छोटी सी हथौड़ी और एक छिन्नी की मदद से 55 किलो लंबा पहाड़ खोद करके उसमें एक रोड बना दिया। एक जिद लाइफ को बिल्कुल बदल देती है, और उस जिद को आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपने जीवन में हम एक जिद लेकर के आएँ। क्योंकि जब भी करियर काउंसलिंग की बात आती है तो एक क्वेश्चन खड़ा होता है, अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। बहुत बार बच्चे आकर के मुझे पूछते हैं, पर हमारे अंतरात्मा में तो कोई आवाज़ न थी, आप कौन सी आवाज़ सुनाना चाहते हो? मैं किसी अंतरात्मा और परमात्मा के बीच में कोई संबंध स्थापित करने की घटना को आज अंजाम नहीं दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि हम किस तरह से अपने लाइकनेस को समझें, उस लाइकनेस को किस तरह से अपने करियर
में प्लानिंग में लेकर के आए और किस तरह से हम सही सब्जेक्ट, सही स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करें, इसको हम आज समझने की पूरी कोशिश करेंगे। यह शरीर को एक नॉर्मल शरीर ना समझ करके आप ये मान के चलिए कि पूरा एक राष्ट्र है, क्योंकि एक छोटा सा दिमाग, वही छोटा सा दिमाग हमारे प्रधानमंत्री के पास है, जो हमारे पास है, जो एक व्यक्ति पूरा राष्ट्र चला रहा है और हम अपना पूरी शरीर भी नहीं चला पा रहे हैं। इसको क्यों ना एक बिल्कुल एक सुयोजित ढंग से लेकर के चलें, और उसको कैसे लेकर के जाएंगे। आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, जब भी करियर की बात आती है तो हमारे सामने मल्टीपल क्वेश्चंस आके खड़े होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आके खड़े होते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि करियर कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जो भी व्यक्ति मानता है कि करियर में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब वो मैथमेटिक्स को बहुत पसंद करता है, क्योंकि मैथमेटिक्स अकेला एक सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ एक जवाब होता है। जीवन के हर एक समस्या, हर एक कंफ्यूजन के मल्टीपल आंसर्स होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, और आप चाहे जितने भी ऑप्शंस पे काम करो, एक ना एक ऑप्शन तो छूट ही जाता है। मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम ऑप्शंस को आप पहले एक्सप्लोर करें। अगर आपने साइंसेस लिया है, सबसे पहला कंफ्यूजन आपने क्रॉस किया, दैट वाज 10th स्टैंडर्ड। जब अपने 10th स्टैंडर्ड में होते हैं, उसके बाद हमारे सामने बहुत सारे सवाल होता है, 11वीं साइंस में जाऊँ कि कॉमर्स में जाऊँ। साइंस में गए तो ए ग्रुप में जाएं कि बी ग्रुप में जाएं। कुछ ओवर स्मार्ट होते हैं जो ए बी ग्रुप भी ले लेते हैं, राइट। कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमर्स में जाते हैं, कुछ वो ऐसा होता नहीं हम आर्ट्स में जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ना 10वां 25 11वीं 12वीं ना कराए हो, टकावारी नहीं आओ तो आपने डिप्लोमा कर लेवानो। मजे की चीज़ ये है कि सलाह देने वालों की राष्ट्र में जो है ना एक बाढ़ जैसी है। कई लोग आकर के अलग अलग तरह के सजेशन देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी आके सजेशन दे करके हमको चले जाते हैं जिनके पूरे खानदान में पिछले कई जन पीढ़ियों से किसी ने 10वीं पास नहीं की होती है, वो भी आके बोलते हैं 10वां 25 शो करवानो। एंड 12th के बाद कहाँ पढ़ने का, और उन्होंने सिटी भी आइडेंटिफाई कर रखा है, भले दुनिया का सबसे अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, उस सिटी में नहीं पढ़ सकते, सिटी बहुत खराब है। जैसे पूरी सिटी का अकेला जाकर उन्होंने सर्वे किया हो। माई कंसर्न इज, आपको जब करियर प्लानिंग करते हैं, जब करियर डिसाइड करते हैं, तो रेजोल्यूशन के साथ एक दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, एंड वो है सही लोगों को आइडेंटिफाई करना, लाइक माइंडेड लोगों को आइडेंटिफाई करना। कभी भी एक क्रिकेटर फुटबॉलर के बीच में ग्रो नहीं हो सकता, क्रिकेटर क्रिकेटर के बीच में ग्रो होता है, फुटबॉलर फुटबॉलर्स के बीच में ग्रो होता है। हर एक व्यक्ति अगर ग्रो करना चाहता है तो अपने लाइक माइंडेड लोगों के बीच में ग्रो होता है। आपको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से लोगों के बीच में आप ग्रो होना चाहते हैं, कौन से लोगों के बीच में आप बड़ा होना चाहते हैं। जब तक लोग आइडेंटिफाई नहीं करते, 3 4 5 6, आपके पास नोटबुक है, आपके पास पेन है, मैं चाहूंगा कि आप नोटबुक और पेन निकाल करके जब यहां से बाहर निकलने के पहले 3 4 ऐसे नाम ढूंढ करके रखें जिन लोगों के साथ अगले 1 साल आप जीना चाहते हैं, नया साल आप उनके साथ करियर के तौर पे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जब तक वो लोग नहीं आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, करियर में ग्रोथ मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मैं कहना चाहता हूं, आइडेंटिफाई राइट पीपल। जो ही आप सही लोगों को ढूंढेंगे, आपके पास 200 से 300 जितने करियर ऑप्शंस आएंगे। हर एक स्पेशलाइजेशन में, आपने कॉमर्स ऑप्ट किया है, आपने साइंसेस ए ग्रुप लिया है, साइंसेस बी ग्रुप लिया है, आपने आर्ट्स लिया है, हर एक ग्रुप में 200 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप इंटरनेट पे जाइए, आप सर्फ करिए। अभी मैं आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आसमान से तोड़ के लाऊं, सारे करियर ऑप्शंस ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आप जाकर के ओपन सोर्सेज से डाउनलोड कर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको उसकी जाके महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक अपने पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, राइट? यस और नो? उसमें जाके आप निकालिए कि कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच हो रहे हैं। ऐसे 20 सब्जेक्ट आप ढूंढ निकालिए, 20 स्पेशलाइजेशन ढूंढ निकालिए, और 20 स्पेशलाइजेशन एंड करियर ऑप्शंस ढूंढने के बाद आप पहला रिसर्च शुरू करें। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिकल। अब आपको लगा होगा इकोनॉमिकल मतलब ये कुछ खतरनाक वर्ड है, राइट? क्योंकि अभी आजकल तो भारत में 120 करोड़ जितने फाइनेंस स्पेशलिस्ट घूम रहे हैं। जब से भारत सरकार ने ये नया कदम उठाया है, हर किसी को समझ में आने लगा बैंकिंग क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, पैसे कैसे मैनेज होते हैं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, सारी चीज़ हमको समझ में आनी शुरू हुई। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट सेगमेंट, आई एम फोकसिंग ऑन 2 मेजर एरिया, 1 ट्रेजर एंड सेकेंड 1 टाइम। हर व्यक्ति के पास लिमिटेड समय है। महाभारत सिर्फ 18 दिन का ही था। सृष्टि में हर चीज का समय निश्चित है। उस समय के ड्यूरेशन में ही आप कर सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ बैठे, अधिकतर समय हम क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीजें परिवार के अलावा दुनिया में सबसे डिस्कस कर डालते हैं। आप परिवार में बैठ के डिस्कस करिए, आप जानिए कि आपके पास टोटल कितना समय बचा हुआ है।
आप इस समय 11वीं में पढ़ रहे हैं, आपके पास 4 साल या 5 का साल मुश्किल से है, 4-5 साल में आपके पिताजी रिटायर हो जाएंगे, अथवा आपके घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो 5 साल से ज़्यादा ऐसी नहीं है जो स्टेबल रह पाए, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको अर्न करके परिवार चलाना पड़ेगा। आपको चीज़ें आइडेंटिफाई करनी कि आपके पास कितना समय है। जैसे ही आपके पास टोटल नंबर ऑफ ईयर्स पता चलता है, उसके बाद आपका हाफ ऑफ द आंसर मिल जाता है, एंड द आंसर इज कितने ईयर वाला प्रोग्राम ऑप्ट करें, क्योंकि हर एक कोर्स का नंबर ऑफ ईयर्स सरकार के द्वारा निश्चित है। आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं 4 साल का है, बीए करना चाहते हैं 3 साल का है, बीकॉम करना चाहते हैं 3 साल का, बीएससी करना चाहते हैं 3 साल का, आप एमबीबीएस करना चाहते हैं 5 साल का है। हर चीज़ का अपना एक नंबर ऑफ ईयर्स फिक्स है। तो आप उतने ईयर्स अगर आप इन्वेस्ट करने की तैयारी है तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइम, एंड द सेकेंड वन इज ट्रेजर। कितना आप पैसा खर्च कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेस है मार्केट में, पायलट, कॉमर्शियल पायलट बनने का ऑप्शन अपने पास एक, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कॉमर्शियल पायलट बनी जाऊ छे, राइट, पर आप एक्सपेंसेस अगर पता करें तो इट चार्जेस ऑलमोस्ट 30 लाख से ऊपर के आसपास एक्सपेंसेस हो जाते हैं, राइट। ऐसे आप अगर चाहें तो दूसरे बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप अब्रोड जाना चाहते हैं, आप सेट दे सकते हैं, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, आप यूएस में जाकर के आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगेन वो पूरा एक्सपेंसेस आपको जानना रहेगा, टोटल एक्सपेंस कितना होता है। तो ये 2 चीज़ें जाननी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि एक्सपेंसेस सुन करके आप डर जाएं, क्योंकि सरकार के बहुत सारे प्रोविजंस हैं, मैं शेयर करना चाहूँगा आज के सेशन में। सरकार के पास बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बैंक लोन की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, स्कॉलरशिप्स की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ऐसी इतनी सारी प्रोविजंस हैं जिनकी मदद से आपकी अगर परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं भी है तो भी आप एजुकेशन बेहतर ढंग से ले सकते हैं, क्योंकि आप सरकार की दी हुई अलग अलग फैसिलिटीज़ का बेनिफिट लेकर के अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जो आपने लोन उठाया है उस लोन को रीपे करके एंड यू कैन सेटल डाउन। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज साइकोलॉजिकल। कौन से सब्जेक्ट्स हमको पसंद आते हैं। हमेशा से एक प्रश्न हमारे सामने रहता है, आपको जो अच्छा लगे ना वही स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, पर अच्छा लगे कैसे डिफाइन करें। आपने पिछले 12 सालों में कम से कम 10 से 12 अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उनकी एग्जाम्स दिए हैं और उनको पास किया है। लैंग्वेजेस हैं गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। इसके अलावा आपने साइंसेस पढ़ी है, मैथमेटिक्स पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा, बायोलॉजी पढ़े हैं, आपने ज्योग्राफी पढ़ी, आपने हिस्ट्री पढ़ी, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, आपने साइकोलॉजी पढ़ी, आपने पॉलिटिकल साइंसेस पढ़े हैं, आपने अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं पिछले 12 सालों में। इन 12 साल की जर्नी में आपने जितने सब्जेक्ट्स पढ़े उसमें से कौन सा ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स ऐसा है जिन सब्जेक्ट्स को आंख बंद करके मैं कभी भी बोलूं कि इसकी एग्जाम 1 हफ्ते के बाद आपको देनी है, तो 3 दिन के बाद आपको एग्जाम देनी है, तो 2 दिन के बाद देनी है, तो क्या रे भी कौन हूं एग्जाम आप देश 1 दिन 2 दिन में उस एग्जाम को हम आराम से दे सकते हैं। इसका मतलब वो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके अंदर बसते हैं, वो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर आप अपने आप को विलुप्त कर सकते हैं। मेरे कहने का सेंस बहुत क्लियर है कि जैसे जैसे आप सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करते जाएंगे वैसे वैसे जो आपने 20 करियर ऑप्शंस आइडेंटिफाई करके रखे हैं, उन 20 करियर ऑप्शंस के साथ जो सब्जेक्ट्स आपके लाइक माइंडेड हैं, जो आपके साइकोलॉजी को मैच होते हैं, उन सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करिए। जैसे जैसे आप सब्जेक्ट कनेक्ट करेंगे उन 20 में से एक आपका बुद्धि रेके कुरुनंदना, वो एक रेजोल्यूशन आपको पाने में बहुत आसानी हो जाएगी, जिस रेजोल्यूशन के लिए एक्चुअली आप इस धरती पर आए हैं, उस ऑप्शन के लिए आए हैं, उस सब्जेक्ट को लेकर आगे जाने के लिए आए हैं, उस स्पेशलाइजेशन को लेकर के आगे जाने के लिए आए हैं। उस एक ऑप्शन पे आना बहुत जरूरी है, एंड जब आप उस रेजोल्यूशन पे पहुंचते हैं तो आपको उसको बैकअप सपोर्ट देना होगा। बैकअप सपोर्ट होता है कंटिन्यूअसली चीज को याद आना। आपका फेसबुक पे आप लिखें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लिख दें, अपने घर के दरवाजे पे लिख दें, गाड़ी के डैशबोर्ड पे लिख दें, घर के मेन दरवाजे पे लिख दें, बाथरूम के दरवाजे के पीछे लिख दें, जहां भी हो सकता है वहां पे लिखो। लेकिन मेक श्योर कि आपने जो रेजोल्यूशन लिया है वो रेजोल्यूशन कंटिन्यूअसली आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द है, आपके आमने सामने है। रेजोल्यूशन का जब तक आपको बैकअप नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में वो आता नहीं रहेगा, तब तक आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते। एक ऑप्शन पे पहुंचने के बाद अगली चीज रहेगी, आपको देखना रहेगा शारीरिक तौर पे क्या मैं इस ऑप्शन को आगे ले जा सकता हूं, क्योंकि शारीरिक क्षमता एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने ऑप्शन उठा लिया। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि मारे छे ने सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में करूँ छे। फिर मैं पूछ लेता हूँ कि डस्ट और धूप की एलर्जी है क्या? भाई साहब को धूप की और डस्ट की एलर्जी है, वो करेंगे क्या? सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन।
राइट। पता चला जो ही आप साइड पे गए, नाक पोपट की तरह लाल हो गई, आंखें लाल हो गई एलर्जी के नाते। आप जो भी ऑप्शन ढूंढते हैं, आपकी क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब भी आप कोई चीज़ नया सोचने जाते हैं, आपके दिमाग की सारी खिड़कियां बंद हो जाती है। पढ़ाई क्या करेंगे? मैंने छे ने आर्किटेक्चर डिजाइन में बहुत इंटरेस्ट है। लगातार 3-4 घंटे अगर कंप्यूटर पे बैठना पड़ जाए, राइट, तो भाई साहब के शरीर के अधिकतर ऊर्जे पुर्जे में दुखना शुरू हो जाता है। आगे दर्द हो रहा है, पीछे दर्द हो रहा है, आंखें दुख रही हैं। आईटी कंप्यूटर्स में वो फावे है। स्पेशलाइजेशन एंड एट्रीब्यूट्स, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं दोनों मैच होनी चाहिए। तो जो भी स्पेशलाइजेशन आप ऑप्ट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप जाकर के कुछ कॉलेजेस में जिनको मिलें, आप उन स्टूडेंट्स से मिलें जो उस कोर्स को ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और उनसे जानने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी स्किल सेट्स जरूरत होती है उस स्पेशलाइजेशन को लेकर के जाने के लिए। आप जाके कुछ लोगों को मिले जो उस सब स्पेशलाइजेशन को करके इंडस्ट्रीज में अथवा मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड हैं वहाँ पर, एंड देन आप अपने एट्रीब्यूट्स को उसके साथ मैच करने की कोशिश करें। जब तक आप लोगों से नहीं मिलेंगे, सिर्फ व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे रह करके कभी भी करियर स्पेशलाइजेशन आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। आपको लोगों को जाके पर्सनली मिलना पड़ेगा, नेटवर्किंग डेवलप करनी पड़ेगी। आपके जितने भी कनेक्टिविटी है, लिंक्डइन पे कनेक्टिविटी है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो भी कनेक्टिविटी, आप सबसे कनेक्ट होइए। कनेक्ट होने के बाद आप उनसे फीडबैक लीजिए। फीडबैक लेने के बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुंचिए। लेकिन रिसोर्सेज की कमी व्यक्ति को कभी भी कमजोर नहीं बनाती। लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास चूंकि रिसोर्सेस नहीं, ऋत्विक रोशन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। व्यक्ति की शरीर की क्षमता ऐसी नहीं थी को डांसर बना, वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर इन आवर एंटायर बॉलीवुड टुडे। सचिन तेंदुलकर 10वीं मुश्किल से व्यक्ति पास होने की तैयारी, स्ट्रगल, ही वाज स्ट्रगलिंग इन 10th स्टैंडर्ड। लेकिन व्यक्ति ने अपने जीवन का लक्ष्य, एक जिद फाइनल की थी कि मेरे को एक अच्छा क्रिकेटर बनना था, और बनना है, पूरे विश्व के हृदय का क्रिकेट सम्राट बना। आपको रिसोर्सेस कभी कमजोर नहीं बना सकते। एक व्यक्ति रामेश्वरम के छोटे से गांव रामेश्वरम में यात्रियों को मंदिर की परिक्रमा कराने के लिए ले जाता है। जब यात्री परिक्रमा करने लगते हैं तो बैठ के अपनी साइंसिस्ट की किताब रिफ़र करता है, और एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है जिसको पूरी दुनिया सलाम करती है। ऐसे एपीजे सलाम होते हैं। रिसोर्सेस कभी भी व्यक्ति को कमज़ोर नहीं बनाती। रिसोर्सेज की कमी हमेशा व्यक्ति को स्ट्रांग बनाती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप फाइनेंशियली वीक, अगर कहीं से कमज़ोर पड़ते हैं, आपकी अगर मानसिकता कमज़ोर पड़ती है, अगर आप शारीरिक तौर पे कमज़ोर पड़ते हैं, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, आपके सामने एक चैलेंज है, और चैलेंज को एक्सेप्ट करना होता है। महात्मा गांधी जब ट्रेन से जा रहे थे फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के अफ्रीका में, और उनको अंग्रेजों ने धक्का मार के निकाल दिया। उन्होंने बोला मेरे पास टिकट है। उन्होंने बोला टिकट भले है लेकिन तुम इस पर चल नहीं सकते। महात्मा गांधी बोले तुमने मुझे धक्का मारा एक ट्रेन से, मैं तुमको पूरे देश से धक्का मारूंगा। रेजोल्यूशन। और उन्होंने इस देश से अंग्रेजों को निकाला। रेजोल्यूशन लेना है कि कोई भी रिसोर्सेज, कोई भी कमजोरी हमको कभी अपने लक्ष्य से, अपने जिद से पीछे नहीं कर सकती। और मैं कहना चाहता हूं कि आप इन सारे रिसोर्सेज की कमी को साइड में रख करके अपने लक्ष्य के ऊपर धीरे धीरे फोकस करें। जो सबसे बड़ा चैलेंज है अधिकतर विद्यार्थियों का, दैट इज सोशल। क्योंकि दो तरह से समाज हमारे तरफ रहता है। समाज में एक चीज़, बहुत बार लोग आपके बोलेंगे कि कॉलेज जवानी सी जरूर है, डिग्री मली जतू हुई है। आप जो भी डिग्री लेना चाहते हैं, आप जो भी सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, जो भी कोर्स करना चाहते हैं, वो कोर्स सोसाइटी में, समाज में सिस्टम कितना उसको अप्रूव करता है, कितना उसको एक्सेप्ट करता है। उस डिग्री को लेकर के जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट उसको कितना रिकॉग्नाइज करता है, मार्केट उसको कितना वैल्यू पे करता है, वो जानना हमारे लिए जरूरी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ट्रेडिशनल। हमारे समाज में एक बड़ी तेजी से एक चीज फैली हुई है, एंड दैट इज जनरेशन गैप। एक जनरेशन वो लेकर के बैठी होगी, आप पढ़े तो छे ने, आज कोर्स कराए, मैं किसी कोर्स का नाम नहीं दूंगा नहीं तो पूरा मिस इंटरप्रीट हो जाता है। आप पढ़े तो आज कोर्स कराए, और पूरा खानदान लेके बैठा होगा कि मेरा बच्चा यही कोर्स करेगा। बच्चे को कोई और कोर्स करनी, उसने पूरी एनालिसिस करके रखी है, उसने पूरे का पूरा स्वॉट एनालिसिस करके रखी है, और कंक्लूजन पे पहुंचा मेरे को यही कोर्स करना है, और परिवार दूसरी तरफ बैठा हमको ये कोर्स करना है। मिल करके डाइनिंग टेबल पे एक डिस्कशन की जरूरत है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि पेरेंट्स बच्चों के डिसीजन का अपोज करें, मैं ये नहीं बोलता हूं बच्चे पेरेंट्स के डिसीजन का अपोज करें, लेकिन एक कॉमन मिनिमम कंक्लूजन पे पहुंचना जरूरी है। कभी भी आप इन मुद्दों पे फाइट करके सोल्यूशन पे नहीं पहुंच सकते। अगर जंग ही सोल्यूशन होता तो दुनिया में अब तक शांति स्थापित हो गई होती। हमने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं,
लड़ाई लड़ने से दुनिया में कभी शांति स्थापित नहीं होती। शांति स्थापित होती है बात करने से ही बात बनती है। मैं कहना चाहता हूं कि आप घर पे डाइनिंग टेबल पे बैठें और अपने पॉइंट्स को रखें, दोनों ही साइड से, पेरेंट्स अपने पॉइंट्स को रखें, बच्चे अपने पॉइंट्स को रखें। लेट्स हैव अ राउंड टेबल डिस्कशन कि कौन सा करियर ऑप्शन हमारे लिए सही रहेगा। द मोमेंट पूरा परिवार मिलकर के उस कंक्लूजन पे पहुंचता है, डिसीजन पे पहुंचता है, दैट इज द राइट करियर ऑप्शन फॉर अ कैंडिडेट। मैं चाहता हूं ये पूरी एक्सरसाइज हम सब लोग मिल करके साथ में करें, एक परिवार के तौर पे, एक यूनिट के तौर पे, एक फोर्स के, टास्क फोर्स के तौर पे, क्योंकि एक डिसीजन आने वाला 50 साल आपका निश्चित करता है। आप अगर आज 15 घंटे उसके पीछे खर्च नहीं करते, आज अगर उसके पीछे आप 3-4 घंटे खर्च नहीं करते, तो आप आने वाले 50-60 साल तक उस कैंडिडेट के फ्यूचर को अंधेरे में डाल रहे हैं। और ये डिसीजंस आधे घंटे में, 15 मिनट में नहीं हो सकते। एक और व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है इस पूरे सोल्यूशन को लाने में। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत कम होता है कि उन व्यक्तियों की मदद हम लोग डिसीजन लेने में लेते हैं। वो व्यक्ति है एक ऐसा स्कूल टीचर जो आपके बच्चे के साथ कम से कम 3 या 4 साल रहा हो, अथवा उसको 3-4 साल पढ़ाया हो ट्यूशन में अथवा स्कूल में। क्योंकि टीचर्स, स्कूल टीचर्स, दे आर द बेस्ट पीपल टू नो कि मेरा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है। मैथमेटिक्स में अच्छा तो किस में अच्छा है? ज्योमेट्री में अच्छा है, अरिथमेटिक में अच्छा है, अलजेब्रा में अच्छा है कि ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा है? वो बायोलॉजी में अच्छा है कि जियोलॉजी में अच्छा है कि बॉटनी में अच्छा है? वो साइंसेस में अच्छा है तो कौन से सेगमेंट में, केमिस्ट्री में अच्छा है कि फिजिक्स में अच्छा है? वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप उनको भी कंसल्ट करें तो आपके लिए कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। दुर्भाग्य हमारी ये है कि हम दुनिया भर से सजेशन लेते हैं। बहुत बार तो ऐसे लोगों से भी सजेशन ले लेते हैं जो हमारे बच्चों का नाम भी नहीं जानते, और उनसे सजेशन नहीं लेते जो हमारे बच्चे की हैंडराइटिंग देख के बता दें कि हैंडराइटिंग किसकी है। मैं चाहता हूं कि इन व्यक्तियों को भी कॉन्फिडेंस मिले जब आप करियर प्लानिंग करते हैं। तब करियर एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। रीज़न ये है कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन से स्पेशलाइजेशन में जाना है, तो इस अखंड भारतवर्ष में वापस आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे यहाँ एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आप कॉमर्स में जाएंगे, तो आप वापस लौट करके साइंसेस में जाना बहुत मुश्किल काम है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आप मेडिकल में जाएंगे, तो लौट करके वापस इंजीनियरिंग में जाना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल है। कुल मिला जुला करके हमारे यहाँ सारी चीज़ें नाक नी डंडी, सीधा सीधा वया जवानू है। एक वक्त मैं डिसाइड कर लेवानू कि भाई आप डायरेक्शन में जवानू है, उसी डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। सो द पॉइंट इज, बिफोर यू मूव, चेस में एक बहुत अच्छा लॉ है, नियम है कि एक बार टच एंड मूव, एक बार आपने मोहरा चल दिया उसके बाद उसको वापस नहीं ले सकते। एक बार आप आगे बढ़ गए, आपने एक बार स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर लिया, आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, इस तरह से पढ़ाई करेंगे, लौटना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि बहू शादी के बाद जाती है तो उस वापस सिर्फ उसकी डेड बॉडी आती है। हमारे यहाँ इतनी सारी समाज की अपनी नियम है, बंधन है, उसकी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उस पर हम डिस्कशन के लिए नहीं आए हैं। हमारा कंसर्न ये है कि आप एक बार मूव कर देते हैं, एक बार आप आगे बढ़ जाते हैं तो आप वापस नहीं आ सकते। इसका मतलब जितना हो सकता है उतना रिसर्च करिए, जितना हो सके उतना एनालिसिस करिए, जितने लोगों को कंसल्ट करना होते हैं लोगों को कंसल्ट करिए, जितने विजिट करने हैं जाकर के अलग अलग इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज में विजिट करिए, जितने लोगों को मिलना आप मिलिए, जितना हो सकता है उतना आप पेपर बैठ करके उसका स्वॉट एनालिसिस करिए, लेकिन करिए। अगर आज अपने दिमाग को आप पीड़ा नहीं देंगे तो आजीवन आपको अपने दिमाग को पीड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि पीड़ा देना अवश्यंभावी है, उससे आप नहीं भाग सकते। ये कोई व्यक्ति, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और मेरी बात से एग्री करेंगे कि हर चीज़ का अपना एक कोर्स है। अगर आप उसको नहीं पूरा करते हैं तो उसको बाद में करेंगे, करना तो है ही। तो या तो दिमाग को पीड़ा हम अभी दे दें या तो बाद में दें। देना पक्का है तो क्यों ना अभी दे करके इस कार्यक्रम को खत्म करें, ताकि बाद में कंपैरेटिवली गुजराती थाली बहुत अच्छी चीज़ हम लोग कहते हैं, जब गुजराती थाली खाने बैठते, जो चीज़ अच्छी ना लगे पहले खा के उसको खाली करो, साइड में करो, अच्छी वाली चीज़ें रिपीट करके खाते रहेंगे। तो जो चीज़ हमको पेन देने वाली है उस चीज़ को क्यों ना अभी दे करके समाप्त करें। सो माई कंसर्न इज पुट 100% एफर्ट्स, डू मैक्सिमम रिसर्च, 100% इनोवेशन, जितना हो सकता है उतना न्यूनेस लाएं अपने अप्रोच में, एंड एक कंक्लूजन पे पहुंचे, एंड द कंक्लूजन शुड बी द फाइनल रेजोल्यूशन टू ब्रिंग द बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन योर career, and that is in the new year. Let's welcome new year with the biggest resolution to bring the biggest revolution in your life. Whenever
वी टॉक अबाउट रेवोल्यूशन, व्हेन वी टॉक अबाउट रेजोल्यूशन, उसमें एक तीसरी पार्टी है जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एंड दैट इज इंस्टीट्यूशन। आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, आप जहां जिस तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो होंगे आप वैसे बनेंगे, आपके आसपास जैसा माहौल होगा उस तरह की आपकी मानसिकता डेवलप होगी। इसलिए आप जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेंगे उसी इंस्टीट्यूशन के कल्चर के हिसाब से आपकी मानसिकता डेवलप होगी। इंस्टीट्यूशन कैसे ऑप्ट किया जाए, इंस्टीट्यूशन कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास, कैसे उसको पैरामीटर को नापा जाए। मैं मानता हूं कि आपके पास पेन और नोटबुक है, इन पैरामीटर्स को आप लिखते जाएं, एंड जब भी आप इंस्टीट्यूशंस आइडेंटिफाई करते हैं तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखें। पर्सनल विजिट, ध्यान से सुनिएगा, पर्सनल विजिट टू द इंस्टीट्यूशन जिसका आप अलुमनाई बनना चाहते हैं। कम से कम 10-15 यूनिवर्सिटीज मिनिमम आप विजिट करें। आप यूनिवर्सिटी अथवा तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से पहले कोई भी दुनिया की डील, चाहे वो बिजनेस डील हो, चाहे वो सोशल डील हो जिसको हम मैरिज कहते हैं, अलग अलग चीज़ें, पर्सनल विजिट के बिना दुनिया में कभी पॉसिबल हुआ है? एनी गार्जियन, विदाउट पर्सनल विजिट कभी पॉसिबल हुआ है? नहीं पॉसिबल है। आपके पास अभी भी 6-7 महीने का टाइम है। मैं चाहूँगा कि आप इंस्टीट्यूशंस का पर्सनल विजिट करें, आप जाएं, देखें, लोगों को मिलें, आप स्टूडेंट्स को मिलिए, टीचर्स को मिलिए, वहाँ पे जो दूसरे एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व लोग हैं आप उनको मिलें, जितना हो सके उनको कंसल्ट करें। श्री मोबाइल फ़ोन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख करके ह्यूमन बीइंग से आप इंटरेक्ट करें। जितना ज़्यादा आप ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, आपके 2 फंडे क्लियर होंगे। फंडा नंबर 1, कौन सा कोर्स मेरे लिए सही है, एंड फंडा नंबर 2, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए सही है। तो आप इंस्टीट्यूशन का विजिट करें, वहां पे किन किन चीज़ों को एम्फेसिस डालेंगे आप। कैंपस लाइफ, higher education, it is not just a syllabus education, it is not just a curriculum study, it's not just scoring high percentage in university examination, semester end examination, it covers number of things. आप स्पोर्ट्स में कैसा परफॉर्म करते हैं, आप कल्चरल एक्टिविटीज में कितना कैसा परफॉर्म करते हैं, आप किसी भी कैंपस इंटरव्यू में बैठे हैं तो कैंपस इंटरव्यू में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अभी तक इंडस्ट्रीज में प्लेस किया है, हजारों इंडस्ट्री से मैं इंटरेक्ट करता हूँ। मैंने गुजरात कि अधिकतर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के फाउंडेशन में मेरा रोल रहा है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूं। हर एक इंडस्ट्री जानना चाहती है कि आप कितने बहुआयामी व्यक्ति हैं, आपकी प्रतिभा में कितने सारे अलग अलग कलर हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, अगर आप डिबेट, इलेक्यूशन एंड लिटरेरी एंड कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, आप अपने सब्जेक्ट में स्कोर करते हैं, आप अलग अलग सेगमेंट में अगर आप स्कोर करते हैं, इसका मतलब अगर आप इंडस्ट्री में आते हैं एज एन एम्प्लॉय, आपकी टीम बिल्डिंग अच्छी होगी, आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छा होगा, आपके नाते ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम कम होगा, आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वाले व्यक्ति होंगे, आप एक क्रिएटिव थिंकर होंगे। आपके आने से ऑर्गेनाइजेशन जो है एक नए मुकाम पे पहुंचेगा। आप एक सही कैंडिडेट हैं। ये सारी स्किल्स देखी जाती हैं। तो जब तक आपके कैंपस में स्पोर्ट्स नहीं होता, कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं होती, वहाँ पे लिटरेरी एक्टिविटीज़ नहीं होती, वहाँ पे अलग अलग देश दुनिया से लोग नहीं आते, इंटरेक्शन नहीं करते, आपके पास रोल मॉडल्स नहीं है, इंडस्ट्री से, एकेडमिया से, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से, अलग अलग दुनिया से अगर आपके पास रोल मॉडल्स आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास रेजोल्यूशन तो पहुंचा पर रेजोल्यूशन को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं पहुंची। सो कैंपस लाइफ एंड मैं सर चाहूंगा कि फोन पे बात ना करें। जी, ग्लोबल एक्सपोजर, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लोबल एक्सपोजर। दुनिया जो है धीरे धीरे एक लोकल विलेज के तौर पे कन्वर्ट हो रही है। यहाँ बैठे बैठे हमको पता होता है कि दुनिया के कौन कौन से देश हैं जहाँ पे नोटबंदी हो गई है। हमको लगभग पता होता है यहाँ बैठे बैठे कि कौन से देश में अर्थक्वेक आ गया, कौन से देश में क्या चेंजेस आ गया, कौन से देश में आतंकवादियों ने हमला कर दिया, कौन से देश ने कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, कहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च हो गई है। एवरीथिंग वी कम टू नो सिटिंग हियर। सो नाउ वर्ल्ड इज अ विलेज। अब इसके एक्सपेक्टेशंस भी उसी तरह से होंगे। मैं अकेले बड़ौदा सिटी की बात करूं तो कम से कम 18-20 इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री तो मैं ऐसे जानता हूं जो इंडियन नहीं है, जो जापान अथवा जर्मनी अथवा तो चाइना की है। आप वहां पे जब रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं तो रिक्रूटमेंट उनके मैक्सिमम इट कम्स थ्रू देयर होमलैंड। तो जब तक आपके पास एक्सपोजर नहीं है उन देशों का, तब तक
उन इंडस्ट्रीज में सिलेक्शन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में स्टडी करें जहां पे ग्लोबल एक्सपोजर होने के चांसेस है, उनके पास एक्सचेंज प्रोग्राम है, उनके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। आप क्लास में बैठते हो, आपके आसपास 2-4 इंटरनेशनल बच्चे बैठे हुए, आप इमेजिन करो कि आपके साथ 2 अफ्रीकन बच्चे बैठे, आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो पानी पूरी केवी रीते खाऊ જોઈએ અને पानी पूरी 6 શું। दिस इज स्मॉल राउंड पूरी फिल्ड विथ चिली वाटर समथिंग। इमेजिन करिए, एक बार आप नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, फिर जाओगे गाला पब्लिकेशन की डिक्शनरी उठाओगे गुजराती टू इंग्लिश, હવે ધાણાના અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય, પછી એમાં જે મસાલામાં બીજા જે કન્ટેન્ટ નાખી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય, બધું ભેગું કરીને પછી પાણીપુરીનું ઇંગ્લિશ શોધ્યા પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ, જેન્ટલમેન would you like to have dabeli with me, right? Now again you'll explain dabeli and slowly and gradually imagine लगभग जितने भी फूड आइटम्स हमारे लोकल वेंडर्स हैं, सैटरडे संडे को जो राजकोट में हम लोग रात को 9 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में खाते हैं रेस कोर्स रोड पे, सारी चीज़ों की अंग्रेजी हमको याद हो जाएगी। माई कंसर्न इज आप ग्लोबल एक्सपोजर लें। ग्लोबल एक्सपोजर विल हेल्प यू टू टेक यू एट द राइट हॉरिजॉन इन योर करियर। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जब भी इंस्टीट्यूशन सिलेक्शन की बात आती है, क्योंकि बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि नंबर 1 इसकी एक मार्केट में रेस चल रही है। बंदा कल ही प्रोडक्ट लॉन्च करता, बोलता नंबर 1 प्रोडक्ट इन द मार्केट। मुझे आज तक समझ में नंबर 1 हुआ कैसे, हु डिसाइडेड यू आर नंबर 1? देयर आर नंबर ऑफ एजेंसीज अक्रॉस द ग्लोब जो अलग अलग तरह की सर्वे करती हैं, अलग अलग तरह के रिसर्च करती हैं, उसके बेस पे वो लोग रैंकिंग देते हैं। और वो भारत सरकार की बहुत बार एजेंसीज होती हैं, बहुत बार इंडस्ट्रीज की होती है, कभी कभी सरकार और इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ होता है, कभी कभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी इस चीज को करती है, कभी कभी लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन करती है, मीडिया करती है, प्रिंट मीडिया करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया करती है। अलग अलग तरह के सर्वेज होते हैं, उस सर्वे के अलग अलग अपने मापदंड होते हैं। कुछ सर्वेज बच्चों के क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, कुछ लोग रिसर्च के ऊपर फोकस करते हैं, कुछ इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप के ऊपर फोकस करते हैं, कुछ लोग ओवरऑल एकेडमिक एनवायरनमेंट को फोकस करते हैं। अलग अलग फोकस को लेकर के अवार्ड्स एंड रैंकिंग्स दी जाती हैं। मैं चाहूंगा कि आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं फॉर योर फ्यूचर एसोसिएट, मैं चाहूंगा कि उनमें देखें कि उन्होंने कितने अलग अलग रैंकिंग्स में अपनी जगह बनाई है, कहां स्टैंड करते हैं, कौन से सेगमेंट में स्टैंड करते हैं। उस सेगमेंट के हिसाब से आप देख सकते हो कि आप जिस सेगमेंट में ग्रो होना चाहते हो दोनों सेगमेंट की मैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। मैचिंग के हिसाब से यू कैन प्लान यू फर्दर। बहुत सारे गार्जियंस यहां बैठे हुए हैं, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए नहीं, गार्जियंस के लिए। द क्वेश्चन इज, गार्जियंस जगह है ना? धन्यवाद। आप में से गार्जियंस ऐसे हैं जिनके दादा या नाना मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड उनके पहले की पीढ़ी नौकरी ढूंढती थी अथवा नौकरी के लिए पढ़ाई करती थी, या नौकरी के लिए किसी भी तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग करती थी, अथवा नौकरी के लिए कोई करियर काउंसलिंग सेमिनार अटेंड करती थी। 10वां 25वां 12वां 25वां। मित्रों, भारतवर्ष सदियों से एक एंटरप्रेन्योर्स का राष्ट्र रहा है। वो चाहे उड़ीसा हो, बिहार हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, आसाम हो, केरल हो, अथवा तो हिमाचल हो, अरुणाचल हो, जो भी अंचल है, भारत का प्रत्येक व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योर था। हमारे ब्लड में एंटरप्रेन्योरशिप थी। ये तो समय के साथ हमने अपने एटीट्यूड चेंज किया, हमारे डीएनए चेंज किया, हमारी सारी की सारी जो काम करने के पैटर्न चेंज किया। अदरवाइज ओरिजिनली वी आर एंटरप्रेन्योर्स। पिछले 4-5 सालों से राष्ट्र में एक मुहिम चल रही है कि देश में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को फिर से बढ़ावा दिया जाए। हम लोगों ने 2013 में अभियान शुरू किया था। हमारे पास फुल फ्लेज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है, हमारे पास स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को वापस इंस्टॉल किया जाए स्टूडेंट्स के ब्लड में। यूनिवर्सिटीज एंड मोस्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे आर वर्किंग अपॉन इट। एंड मैं चाहूंगा कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करें इस चीज को ध्यान में रखें। बहुत बार प्लेसमेंट की बात सुनते हैं तो हमें बहुत बार लोग आकर के पूछते हैं, आ वर्षे छोकरा ने हूँ मेकेनिकल में मूकूँ तो 4 वर्ष पछी केटलू पगार मळशे। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब पढ़ने के लिए छोड़ रहे हैं कि उसको एफडी कर रहे हैं। अगर आप उससे आउटकम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं ओरिजिनली किसान हूँ, मैंने पूरा बचपन जो है भोजपुरी मीडियम में पढ़ाई की है, 10th स्टैंडर्ड तक गांव में रह करके। तो हम लोगों को क्या है, कोई भी चीज़ खेती में जब जाते हैं, खेत जोतने से पहले एक्सपेक्ट करते हैं इस बार फसल कैसी होगी, गाय भैंस लाने से पहले एक्सपेक्ट होता है कि इसका आउटकम क्या आएगा। हर चीज़ का हमारा आउटकम डिसाइडेड होता है पहले से ही। हम सोच के रखते हैं कि इसका क्या होगा, हो या ना हो, फिर सोच के रखते हैं कि खुआ भी पुलाव रहता है।
आप एजुकेशन में इस चीज को लेकर के ना आए। एजुकेशन आप एजुकेशन लेने के लिए लें और इसको लेने के बाद अपने आप को सुदृढ़, मजबूत और एक स्ट्रांग पर्सन के तौर पे मार्केट में उभरें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आए। ये सोच करके मार्केट में ना आए कि ना प्लेसमेंट मार्केट टू पगार से। प्लेसमेंट एक बाई प्रोडक्ट है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ाई करते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाई करते हैं जो इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करती है, इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन स्ट्रेंथन करती है, इंडस्ट्री के लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में आकर के सेशंस लेते हैं, इंडस्ट्री में बच्चों को ले जाया जाता है, अलग अलग इंडस्ट्री विजिट करवाए जाते हैं, फोकस इंडस्ट्री बेस्ड आईडीपी, इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया जाता है, कोशिश किया जाता है कि मैक्सिमम इंटर्नशिप इंडस्ट्रीज में हो। डेफिनेटली इंडस्ट्री के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, इंडस्ट्री में डिमांड होगी तो प्लेसमेंट अच्छा होना ही है। माय कंसर्न इज आप ये फोकस करें कि इंडस्ट्री के साथ उनके रिलेशन कैसे हैं, उनके पास कितने ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट ले रहे हैं, इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी वर्क कर रहे हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन के फैकल्टी मेंबर्स। ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं आपका फ्यूचर कैसा होने जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में। हायर एजुकेशन हमेशा ही रिसर्च के लिए जाना जाता है, क्योंकि कभी भी सिर्फ अगर सिलेबस पढ़ने की बात आए तो 12th स्टैंडर्ड तक इट्स फाइन। अब तो स्कूल में ज़्यादा बढ़िया प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज आर मेड फॉर रिसर्च एक्टिविटीज, इट इज मेड टू डेवलप स्ट्रक्चर, जहां पे कोई भी कैंडिडेट आता है तो वो सिलेबस को पढ़ने के बाद उसको किस तरह से क्रिएटिव इनोवेटिव ढंग से नया मॉडल मार्केट को ऑफर कर पाए। दैट इज द एक्चुअली एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हायर एजुकेशन। एंड माई कंसर्न इज आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्ट करें जहां पे रिसर्च को फोकस किया जाता है, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन है, रिसर्च इनोवेशन सेल है। अगर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो आपके लिए डेवलपमेंट अवश्यंभावी है। एक कल्चर है मार्केट में, द कल्चर इज, उसी शहर से भाई साहब ने पढ़ाई किया किसी एक छोटे से कॉलेज से, और बाजू की कॉलेज में उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। सिटी के ही आसपास में भाई बंधुओं ने मिलकर के यदुवंश की तरह, राइट, और सारा अध्ययन अध्यापन चल रहा। पढ़ने वाले भी बाजू के घर के, पढ़ाने वाले दूसरे बाजू के घर के हैं, और पढ़े जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और जिंदगी कट रही है। हायर एजुकेशन का मीनिंग पूरे का पूरा डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि इसको हम विश्वविद्यालय कहते हैं। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स मतलब होता है अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग जगहों के लोग, जियोग्राफिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइट एंड फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग दुनिया के कोने से लोग आकर के अगर सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, विषयों को पढ़ाते हैं, आपके स्पेशलाइजेशन को पढ़ाते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। एक डिपार्टमेंट में दो सरनेम, एक सरनेम के दो लोग ना पाए जाए, इसका मतलब सही तौर पर यूनिवर्सिटी है। मैं चाहता हूं कि आप जब भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करें हायर एजुकेशन में, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपकी फैकल्टीज कितनी डाइवर्सिफाइड फील्ड से आती हैं, कितनी अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं। जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड मास होगा, कोई बंगाल से है, कोई उड़ीसा से, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई बंगाल से है, कोई कोई महाराष्ट्र से है, कोई तमिलनाडु से, कर्नाटक से है, केरल से है, जम्मू कश्मीर से है, अरुणाचल हिमाचल से है। वहाँ पर आप सोचिए एनवायरनमेंट कैसा होगा। एक स्टाफ रूम बैठा है जिसमें सबकी बोली अलग अलग है, सबके स्कूलिंग अलग अलग हैं, सबके यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग हैं, एल्मा मैटर अलग अलग हैं, और वो सब बैठ करके डिसाइड कर रहे हैं कि हम बच्चों का फ्यूचर कैसे बेहतर बना सकते हैं, राइट। अल्टीमेट डेवलपमेंट। मैं चाहूँगा कि आप इंस्टीट्यूशन सिलेक्शन में फैकल्टीज़ के बैकग्राउंड को भी प्रायोरिटीज़ में रखें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्या अवेलेबल हैं, क्योंकि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी पेड़ के नीचे रहकर पढ़ते थे। हम लोग जब छोटे थे, मुझे याद है, बच्चों को देखता हूँ तो कभी कभी जेलस भी फील होता है। एंड बहुत सारे गार्जियंस ऐसे होंगे जो मेरी बात से एग्री करेंगे। मैं म्यूनसिपाल्टी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, एंड एनुअल डे बहुत बार पेड़ पे बैठ के हम लोग मनाते थे, क्योंकि स्टेज दिखाई नहीं देता था, नीचे बिछा के बैठते थे, तो पूरा स्टेज पे क्या चल रहा दिखता नहीं था, तो अधिकतर लोग पेड़ पे पाए जाते थे, वहाँ से देख रहे होते थे। चीज़ें बदलती हैं समय के साथ। अच्छा लगता है सुन करके कि भाई पेड़ पे बैठ के पढ़ाई करो, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाओ, गुरुजी कुर्सी लेके बैठे हैं, चारों तरफ हम बैठे हैं, एक साथ पढ़ाई चल रही है, एक साथ उच्चारण चल रहा है, रिसाइटेशन एक साथ भी चल रहा है, बहुत सुंदर लगता है सुन करके। बस समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हुई है और इतना चेंजेज आए हैं। एक समय था हम कबूतर से पैगाम भेजते थे, कबूतर का पैगाम चेंज हो गया, उसके बाद अंतर्देशीय एनवेलप आ गया, एनवेलप को चेंज किया,
टेलीग्राम ने टेलीग्राम को रिप्लेस कर दिया, कुरियर ने कुरियर को रिप्लेस कर दिया, ईमेल ने ईमेल को रिप्लेस कर दिया, सोशल मीडिया ने सोशल मीडिया को रिप्लेस कर दिया, व्हाट्सएप ने एंड व्हाट्सएप को रिप्लेस करने की तैयारियां सिलिकॉन वैली में चल रही हैं। इतनी तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। एक समय था 19th सेंचुरी में एक कंपनी की एवरेज एज 70 साल मानी जाती थी। आज की तारीख में 7 साल भी अगर कंपनी का एज सर्वाइव करता है तो बहुत सक्सेसफुल कंपनी मानी जाती है। आज का अर्बन व्यक्ति ऑन एन एवरेज दिन में 112 बार स्मार्टफोन यूज करता है। कहने का सेंस, इतनी तेजी से चेंजेस आए हमारे समाज में, इतनी तेजी से चीजें रिप्लेस हो रही हैं, इतनी तेजी से एडॉप्शन हो रहा है। 2-3 बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं एल्विन टॉफलर ने, स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूँ, आप पढ़िएगा, द थर्ड वेव। एल्विन टॉफलर एक अच्छा ऑथर है, इन्होंने जो है पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन को लेकर के काफ़ी स्टडी की है, राइट। तो आप इनके ऊपर पढ़िएगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इनको कहा जाता है, ही इज़ अ वेरी पॉपुलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एल्विन टॉफलर। डेफिनेटली रीड, राइट, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से चेंजेस आए हैं पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन में, राइट। पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन, इनिशियली हम लोग एक नोमैड थे, 2 लाख साल तक इधर उधर भटकते थे, हमारा कोई घर नहीं था, हमारा कोई द्वार नहीं था, कोई खेती नहीं थी, कोई जमीन नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था, घूमते रहते थे। उसके बाद हमने दूसरा ट्रांसमिशन फेज लिया एंड द सेकंड फेज में एंटर हुए, दैट वाज एग्रीकल्चर एरा। 2 लाख साल के बाद हम एग्रीकल्चर एरा में लगभग 500 BC में एंटर हुए। 500 BC में एंटर होने के बाद एग्रीकल्चर एरा में लगभग 2000 साल तक हम इस लाइफ को जिए। लगभग 15वीं-16वीं सदी में हम इंडस्ट्रियल एरा में एंटर हुए, दैट वाज द थर्ड एरा, राइट। इंडस्ट्रियल एरा में एंटर होने के बाद 2 लाख 2000, उसके बाद हम थर्ड एरा में एंटर हुए लगभग 1840 के आसपास में, दैट वाज नॉलेज एरा। 1840 में एंटर होने के बाद हम लगभग 40 से 50 सालों के अंदर हम अनदर एरा में एंटर हुए, दैट वाज द वर्ल्ड ऑफ आइडिया, राइट। इतनी तेजी से एरा चेंज हुए हैं कि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते, अपग्रेड नहीं करते हैं तो सर्वाइवल मुश्किल है। और मैं चाहूँगा कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन करें तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्ट करें जो इस चेंजेस के साथ अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। इफ आई टॉक अबाउट माई यूनिवर्सिटी, Parul University, I invite you all to have first hand visit. मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर हैं एंड मैं उनका नंबर लास्ट में शेयर करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप एक बार हमारे यहाँ विजिट करने आएँ और हमारे कैंपस को देखें। हमारा एक कैंपस यहाँ पर भी है राजकोट में, उनके सबके एड्रेस आपके ब्रोशर में दिए हुए हैं। हमारे यहाँ अलग अलग तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, यू टॉक अबाउट नंबर ऑफ इवेंट्स वी डू। हर एक स्पेशलाइजेशन में एनुअल डे, रिसर्च के लिए हम अलग से डे सेलिब्रेट करते हैं, कल्चरल के लिए अलग अलग डे सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट ईच एंड एवरी डे सो दैट स्टूडेंट गेट सफिशिएंट एक्सपोजर एंड opportunities to grow himself or herself. We are having more than 25 global universities जिनके साथ हमने टाई अप किया। हमारे यहाँ से हर साल 300 से 400 बच्चे एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए वहाँ पे जाते हैं। वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, हमारी फैकल्टी जाकर उनके बच्चों को पढ़ाती है, उनकी फैकल्टी जाकर के यहाँ पे हमारे बच्चों को पढ़ाती हैं। इससे एक लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार होता है जिससे आने वाले समय में जब कल इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो उनके लिए जर्मनी, पोलैंड, कनाडा, अलग अलग नेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। 400 से 500 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैंपस में रह करके बच्चों के साथ पढ़ते हैं। लगभग हर एक क्लास में 4 से 5 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। आपका एक एक्सपोजर ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ पूरी की पूरी टीचिंग जो है ऑलमोस्ट 90 to 95% इंग्लिश मीडियम में होती है क्योंकि इट्स अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट देयर। In last 4 years, we have earned more than 40 different awards. You talk about AICT, you talk about CI Confederation of Indian Industries, you talk about CSR Competition Success Review, you talk about Silicon. जितने भी देश में reputed and recognized award system है, we participated, we have earned the best awards by the best people of the nation. ASSOCHAM, entrepreneurship development, I was talking about in 2013 we launched entrepreneurship development cell. We have full-fledged entrepreneurship development cell where in more than 17 to 18 people round the clock they work to ensure कि हमारे बच्चों का एक बेहतर and समुचित entrepreneurship development हो. More than 500 industries every year do visit. We ensure कि हमारे यहाँ हर एक स्टूडेंट को उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसका प्लेसमेंट हो। नॉट ओनली दिस, अगर स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है, वो सूरज कारणी से बिलोंग करता है, वो मीठापुर से बिलोंग करता है, वो वलसाड़ से बिलोंग करता है, उसके पास चिखली से बिलोंग करता है, वो दाहोद से है, उसके पास लिमड़ी से बिलोंग करता है, वो महसाणा से है, पाटन से है, पालिताना से वहाँ से बिलोंग करता है, और अगर उसको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी चाहिए, हम कैसे उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएं, हम उसके ऊपर भी वर्कआउट करते हैं। वी आर हैविंग फुल फ्लेज प्लेसमेंट फॉर द रीजन वाइज। मेरे पास यहीं पे मिस्टर लाल जी, ही वर्क्स फॉर द प्लेसमेंट एक्टिविटीज इन द सौराष्ट्र एंड कच्छ ऑन बिहाफ ऑफ अस। ये महीने में सिर्फ एक ही बार यूनिवर्सिटी आते हैं, हमेशा यहीं पे रहते हैं। ही एंश्योर्स टू मीट ईच एंड एवरी इंडस्ट्री सो दैट वी कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सौराष्ट्र। भले उनकी पढ़ाई वहाँ पे होती है पर उनको जॉब यहाँ पे मिले, अगर वो चाहते हैं यहाँ पर आके जॉब करना तो।
research activities, we are being awarded for the highest patenting filing and continuously we are focusing. Recently 1 crore का award हमको UK government ने दिया है to do research with the in the jointly with the L&T. Qualified faculties, we hire faculty members from different universities, IITs, NITs, BITs, that is in engineering, similarly in management, similarly in medical. हर एक फील्ड में हम अलग अलग जगहों से फैकल्टी मेंबर्स लाते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट हो. एंड डेफिनेटली फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, you talk about gymnasium, you talk about swimming pool, you talk about cafeteria, you talk about banking, you talk about hostel. हर एक महीने में we have created world class environment and state of art facilities. I invite you all to have a first hand visit there so that we also can be the part of your resolution of the new year. We can also help you to ensure better career, better future for you.